मॉर्निंग। आप सबको डॉक्टर प्रीति का नमस्कार। आरोग्य विचार के 7th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तुत आरोग्य विचार कार्यक्रम आपकी जागरूकता के लिए ही बनाया गया है। तो आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऋतुचर्या के ऊपर। ऋतुचर्या आयुर्वेद में वर्णित एक ऐसी रेजिमेन है जो कि सीजन वाइज आपको मेंटेन करनी होती है। जैसे कि हम लोग की ऋतुएं बदलती रहती है, गर्मी का सीजन आता है, सर्दियों का सीजन आता है, बरसात का मौसम आता है ना। सभी सीजन्स में आपको अलग अलग चीजें फॉलो करनी होती हैं। तो उसके लिए आज हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आज हमारे बीच मौजूद है संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट के एचओडी एंड प्रोफेसर डॉक्टर राम बाबू सर। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं उनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। तो सर आज हमारे बीच मौजूद हैं और ये आज हमें बताने वाले हैं कि ऋतुचर्या क्या होती है और ऋतुचर्या में हम लोग किस ऋतु में क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सर सबसे पहला सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से ये है कि ऋतुचर्या किसे कहते हैं? जी, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि जो मैडम ने अभी पूछा था, ऋतुचर्या ये होता है, ऋतु मीन्स सीजन्स। जैसे चर्या मीन्स हम जो करते हैं, जो करने वाला, उसी को हम चर्या कहते हैं। जैसा कि आयुर्वेद में तो जैसा रोग आने से पहले हमको क्या क्या करना चाहिए उसके लिए बहुत कुछ वैसा बताया। जैसा कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, मीन्स बीमार आने से पहले हम इसको कैसे रोक सकते हैं, उसमें आयुर्वेद बहुत कुछ वैसे चीज़ें बताया। उसमें दिनचर्या ऋतुचर्या है। जैसे दिनचर्या सबको पता है, कई बार हम दिनचर्या जितनी फॉलो करने के बावजूद कई बार हमको बहुत डिसीजेस आ जाते हैं, बीमार पड़ जाता हूँ। इसके लिए तो आयुर्वेद में बहुत कुछ वैसे बताया, क्योंकि हमारे तो काल बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे कि मैडम ने जो पूछा था ऋतुचर्या क्या होता है, जैसे कि हमारे लिए तो हमारा भारतवर्ष में 6 ऋतु हम माना जाते हैं। जैसा कि संस्कृत में हमारा जो वेदों में बताया, एलोपैथी में जो नहीं तो बाकी जगह तो वो अलग है, विंटर, समर, आटम वैसे बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में तो 6 ऋतु हम मानते हैं। जैसा कि शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्ष ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, ये ना 6 ऋतु है। ये 6 ऋतु के उनका अलग अलग लक्षण होते हैं। उनका अलग अलग जो लक्षण के वजह से हम अलग अलग उनको हमने बिहेव करना पड़ता है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम होने के बाद अभी हमारा आजकल तो अभी वर्ष ऋतु चल रहा है। वर्ष ऋतु में कैसा होता है, जैसे पानी ज़्यादा हो जाता है, हम उस पे टाइम पे जैसा हम गर्मी में होता है वैसा अभी नहीं होना चाहिए, बहुत वैसे बीमार हम पड़ जाते हैं। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, अलग अलग ऋतु में अलग अलग चीज़ें बताए, उसको हम फॉलो करने से उसका जो बीमार होता है ना उसका हमने रोक सकते हैं। यही होता है ऋतुचर्या। जी सर, तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि बीमारियों को रोकने के लिए ऋतुचर्या बनाई गई है, तो आप इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं कि आपको बीमारी ना हो। तो सर अभी जैसा आपने बताया कि वर्षा ऋतु चल रही है, तो हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वर्षा ऋतु में एक्चुअली क्या क्या काम हमें करना चाहिए कि हमें बीमारियां ना हो, और वर्षा ऋतु में किस तरह की बीमारियां हमें हो सकती हैं। जी बिल्कुल। अभी जो जैसा कि अभी इस टाइम पे तो वर्ष ऋतु चल रहा है। आयुर्वेद में हर ऋतु में 2 महीने होता है ना, 2 मंथ्स। जैसे कि अभी वर्ष ऋतु चल रहा है। वर्ष ऋतु कब से होता है? मिड जुलाई से मिड सितंबर तक इसको हमने वर्ष ऋतु कहते हैं, है ना, क्योंकि इस वर्ष ऋतु में ज़्यादा बारिश होता है। एंड ये वर्ष ऋतु आता है वो हमको विसर्ग काल में आता है। सो आयुर्वेद में इसको विसर्ग काल कहते हैं। विसर्ग काल क्या होता है ना, जैसा कि आयुर्वेद में जैसा कि हमारा जो भारतवर्ष में जो सन, जो सूर्य देव का जो उनका चलन से हमको ये काल भ्रमण होता है। जैसे विसर्ग काल होता है, विसर्ग काल में जो सन का तीव्रता कम होता है, अपने ह्यूमन बींग्स का कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, हम थोड़ा सा डिसीजेस को झेल पाते हैं। लेकिन जब एक ऋतु में हम दूसरा ऋतु का हम जाते हैं ना, जब हम ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आए हुए हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु बहुत तेज से धूप होता है, तुरंत अभी बारिश हो गया,
जैसा कि देखो थोड़ी दो जो भी है गर्म चीज पे थोड़ा पानी डालने से कैसा हो जाता है, जैसा इवन ग्लासेस तो ब्रेक हो जाता है, ऐसा हमारा शरीर में ना इतना सेंसिटिव हो जाता है, कोई भी बीमार आसानी से आ जाता है। इसीलिए अभी आजकल बहुत बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है और अग्नि भी बहुत मंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु में वात प्रकोप हो जाता है। इस टाइम तक ये वात बढ़ जाता है, वात रिलेटेड बहुत बीमारी वैसा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी बुखार ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पानी इधर उधर मिक्स हो जाता है। कंटेमिनेटेड जितने फीवर से स्पेशली टाइफाइड फीवर ज़्यादा हो जाता है, इसी में उसको हमने आंतरिक ज्वर कहते हैं, उसी का हमने इंटरिक फीवर कहते हैं, क्योंकि वाटर बहुत पोल्यूटेड हो जाता है। ये पोल्यूशन की वजह से हमारा अंदर बैक्टीरिया जाएगा, वो साल्मोनेला टाइफाइड उसी का होता है। इसके लिए हम क्या करना चाहिए, पानी थोड़ा गर्म करके, पानी वो वाला पानी सब पहले जो नदी पानी थोड़ा हम कम पीना है, एंड जो अंडरग्राउंड वाटर हम यूज करना वो भी अंडरग्राउंड वाटर है तो तभी इसको गर्म करके पीना, तभी हम इसको जो कंटामिनेटेड संक्रामक व्याधि इसको हमने रोक सकते। दूसरी बात है, अगर पानी इधर उधर हो जाए, मच्छर भी ज़्यादा हो जाता है, मच्छर तो बहुत मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, सब हम चीज़ें पता है। इसके फाइनली वही है, अभी ज़्यादा पानी वहाँ पे स्टैगनेंट हो जाता है, स्टैगनेंट की वजह से मस्कीटो ज़्यादा हो जाता है, मस्कीटो रिलेटेड जितने व्याधि है आने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस इस सीजन में है, इसलिए थोड़ा सा हमने इसके बच के रखना उसी से। तो वर्षा ऋतु में तो सर ने बहुत ही वैसी बीमारियां बता दी कि आम जनता में बहुत ही बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे बुखार है, सर्दी जुकाम है, और मच्छर से रिलेटेड बीमारियां हैं, मलेरिया हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है, डेंगू हो सकता है इस सीजन में। तो ऐसे में क्या है कि पानी स्टेगनेंट नहीं रखना चाहिए। तो आप लोग टीवी में देखते ही होंगे, है ना, तो मच्छर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, हमें कहीं भी पानी जमा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके साथ आप अपने शरीर का भी ख्याल रख सकते हैं इसमें, है ना, गर्म पानी आपको करके पीना है, कहीं से भी पानी पॉल्यूटेड वाटर आपको यूज नहीं करना है। जैसा सर ने बताया अंडरग्राउंड वाटर, यानी जो हम लोग हैंडपंप से निकाल सकते हैं या फिर बोरवेल से हम लोग पानी पंप करके अपनी टंकियों में स्टोर करके उसको भी आपको गर्म करके छान के पीना है ना। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई। और सर अभी जैसे मिड सितंबर आपने कहा, तो सितंबर से अभी हम लोग अक्टूबर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा ये वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आने वाला है। तो शरद ऋतु के लिए हम लोग क्या क्या तैयारी अभी से कर सकते हैं? जैसा कि अभी आपने बताया वर्षा ऋतु से तो ऑटोमेटिकली हम तो अभी 20-23 साल वैसे हम देखेंगे तो 20 में है, क्योंकि ये 2 महीने का होता है। उसके बाद शरद ऋतु, आयुर्वेद में बहुत ऐसे अच्छे चीज बताया। अभी वर्षा ऋतु के बाद जो शरद ऋतु में ना एक और एक चीज अच्छी चीज बताया आयुर्वेद में, इसमें हम शोधका करके एक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम शोधका मीन्स हमसा जो पानी पी, जैसे तो हमसा तो पानी को उसको सेपरेट करते, उतना कैपेसिटी रहते हैं उनको, दूध को सेपरेट करते इतनी ताकत होता है। जैसा अभी जिस ऋतु में जो पानी आने वाला ऋतु में जो मिलने वाले पानी वो हम शोधक जैसा, क्योंकि पर्टिकुलर उस सीजन में एक नक्षत्र ऐसा होता है अगस्त्य नक्षत्र। वो अगस्त्य नक्षत्र के प्रभाव के वजह से जिसमें पानी जो सनरेज के वजह से वो तप्त हो जाता, जो चंद्र के किरणों से वो फिर शीतल हो जाता। उसके बाद ये एक मैजिक होता है उस पानी में, वो पानी है ना, इसको हम अमशोध कहते हैं, इट एक्ट्स लाइक ए नेक्टर। जो शरद ऋतु में ऐसे वाला पानी, जो नदियों वाला पानी, वो बहुत अच्छा होता है। वर्षा ऋतु में वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन नेक्स्ट ऋतु जब हम जाते हैं ना, उस जो पानी है ना वो उसको हमने अमशोध का, गंगोद का ऐसे कहते हैं। उसमें इतनी प्रॉपर्टी रहते हैं, वो त्रिदोष शामक है। जैसा आयुर्वेद में त्रिदोषण के वजह से रोग होता है, उस पानी पीने से, उस पानी से जो पकान करने से सारे बीमारी खत्म हो जाता है। एंड वो भी अभी हम वर्ष ऋतु उस ऋतु में जा रहे हैं ना, आयुर्वेद में एक वैसे कॉन्सेप्ट बताया, इसको ट्रांसिशनल पीरियड कहते हैं इसको हमने, क्योंकि एक सीजन से हम दूसरी सीजन पे जा रहे हैं ना, बीच में इसको हमने जितनी हमने वर्ष ऋतु में फॉलो किया उसको धीरे से छोड़ के हम जो आने वाले ऋतु में जो जो फॉलो करना होता उसी को हम अभी से अडॉप्ट करने से हम उसको हम प्रिवेंट कर सकते। इसी को हम इस पीरियड को 14 दिन होता है उसको 14 डेज, क्योंकि जाने वाला 7 डेज, आने वाला जो शरद ऋतु का 7 डेज, वो 14 पीरियड डेज अवधि होता है, उसको हम संधि कहते हैं, ऋतु संधि। इसी में हमने ये टेक्निक्स हम अडॉप्ट करना होगा, जैसा कि थोड़ी अर्ली विंटर कहते हैं इसको,
थोड़ी सी अभी पानी भी कम हो जाता, बारिश धूप भी कम होने लगता है, थोड़ा सा ठंड होने लगता है, उसी का हम धीरे से अडाप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे सर्दी में जो जो डिसीज होता है ना, वो डिसीज का हम प्रिवेंट कर पाएंगे। जैसे जुकाम हो जाए तो उस टाइम पे घुटन दर्द वाले, घुटनों पेन, ये सब होता है, उसी का हमने प्रिवेंट कर सकते ये ऋतु संधि पालन करने से। तो ये शरद ऋतु जो हमारा आने वाला है उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर लें। अभी हम लोग का ऋतु संधि वाला पीरियड आई थिंक स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्ट होने ही वाला है नेक्स्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वर्षा ऋतु में हम जो जो काम कर रहे थे उसको धीरे धीरे करके छोड़ेंगे और शरद ऋतु के काम को हम लोग अपनाना शुरू करेंगे। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई यहाँ पे, और सर ने हंसोदक भी बताया। हंसोदक आपके जो नदियों का पानी है जो कि वर्षा ऋतु में आपको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल पॉल्यूटेड होता है, लेकिन शरद ऋतु में ये अमृत की तरह काम करता है। और इसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं, चंद्र की किरणें पड़ती हैं, और अगस्त नक्षत्र भी सर ने बताया जिसको कि नदियों के पानी पे ये नक्षत्र जब उसकी किरणें पड़ती हैं तो ये पानी एकदम विशुद्ध पानी होता है और ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। तो हम लोग ये मान लें कि शरद ऋतु में हम टंकी का पानी यूज ना करें और नदियों का पानी जितना हम चाहे यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। एंड वो भी नदी और टंकियों का पानी हमने काली वेजल्स में रख के पूरा रात, तो उस भी हम उसको पीने से अच्छा रहता है। वो आयुर्वेद में यही कहा, पूरा ओल्डन डेज में यही प्रैक्टिस में होता था। जैसे कि थोड़ा जैसा वेजल्स में रख के पूरा रात भर रखते थे, सुबह उसी को पीते थे। उसी ना वो उसका इफेक्ट रहता है चंद्रमा का। चंद्रमा उस टाइम कितने अच्छा होता है, वो नक्षत्र का भी मेन अगस्त्य का इफेक्ट, अगस्त्य नक्षत्र दैट इज वो पर्टिकुलर सीजन में आता है ना, उसी के वजह से वो रिजल्ट्स उनको मिलेगा। तो ये सर बोलना चाहते हैं कि नदी तो हर जगह मिलेगी नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी पात्र में आप पानी बाहर रख सकते हैं, पूरी रात भर उसमें चंद्र की किरणें पड़े, नक्षत्र की, अगस्त नक्षत्र की किरणें पड़े और आप उस पानी को भी पी सकते हैं। तो सर एक तो ये पानी की बात हो गई हमारी, खाने पीने में हम क्या बदलाव कर सकते हैं? जैसा कि शरद ऋतु में तो अभी हमने वर्ष ऋतु में तो वात का जो भी वात प्रेडोमिनेंट होता है, लेकिन हम जाते जाते तो जैसा कि हमारा अग्नि थोड़ा तीव्र बढ़ते हैं, जैसा कि शरद ऋतु तक, नेक्स्ट आने वाले तो हेमंत ऋतु में तो और ज्यादा। शरद ऋतु में थोड़ा पित्त बढ़ता है हमारे शरीर में, पित्त बढ़ने के वजह से हम थोड़ा सा खाना वैसे ज़्यादा पित्त प्रकोप वाला आहार नहीं लेना, जैसा स्पाइसेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए उस टाइम पे। तो जो भी हम फ्राइड फूड्स, ऑयल फूड्स इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसमें तो घी का बहुत इस्तेमाल करने के लिए आता है हेमंत ऋतु में, क्योंकि पित्त को जम शमन करने के लिए घी तो बहुत अच्छा चीज़ होता है। घी से पित्त शमन होता है। जो भी आहार, जैसा कि हमने जितने भी जो भी स्टार्च फूड, जैसा कि हमने राइस वगैरह जो होता है ना, उसी में तो वो बहुत अच्छा, क्योंकि ताकत भी आना चाहिए। अग्नि थोड़ा तीव्र बढ़ता है उसी टाइम पे जब ज़्यादा खाना, और भूख भी उतना लगता है, उसी के लिए जितना पच सकते उतना खाना खाना चाहिए। मिल्क फूड्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन तेल से बने हुए खाना खाने के लिए कहा गया। क्षीर का यूज करना चाहिए। रात में आउटसाइड सोने के लिए कहा था। ये सब चीज़ें उसी टाइम पे करना। फिर हेमंत में शिशिर में वो नहीं करना चाहिए। अभी इस पीरियड इज पर अगर बोला जाए तो सारे 6 ऋतु में दिस इज द 6 ऋतु का जो मीडियम पीरियड है, बहुत अच्छा चीज है जो हेमंत ऋतु है। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे सर ने बताई कि शरद ऋतु में आपको क्या करना है, घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पित्त प्रकोप रहता है और पित्त को शमन करने में गाय का घी सबसे बेस्ट होता है। तो गाय का घी आप अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए, राइस में डालिए, रोटी पे लगा के खाइए, बहुत टेस्टी भी होता है, मुझे भी बहुत पसंद है और सर ने बहुत ही अच्छा आपको भी बताया, आप लोग भी इसको इस्तेमाल करिए। और सर एक और चीज है, जैसे कि शरद ऋतु के बाद फिर हेमंत ऋतु आएगा, फिर धीरे धीरे हमारी अग्नि और तीव्र हो जाएगी, तो उस टाइम पे क्या हम फ्राइड फूड ले सकते हैं? आजकल ट्रेंड में है ना फ्राइड फूड, फास्ट हेमंत में तो वही तो नेक्स्ट लास्ट, जैसा कि जैसा हम विसर्ग काल में बताया, हेमंत ऋतु जिस लास्ट, जैसे इस आधा दिन में, जैसे कि 2 पीरियड्स हम डिवाइड करेंगे ना। आदान काल कहता है, विसर्ग काल, जो पहले 3 ऋतु का हमने आदान काल कहते हैं। मीन्स शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसको हम आदान काल कहते हैं।
ये आदान इसी का हम लोग उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण में क्या आता है, जो सूर्य भगवान ना उनका दिशा होता है उत्तर की ओर। उत्तर की ओर होने की वजह से सूरज तीव्र होता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में आप देखना। एंड उसी का हम उत्तरायण कहते हैं। उसको उसी में क्या है ना, सूरज ज्यादा तेज होता है, हम थोड़ा कम रहता है, इसका हमारा बल कम रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन में वर्ष से और शरद एंड हेमंत, जो लास्ट वाला हेमंत, इसी में हम लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बल उत्तम बल रहते हैं ह्यूमन बीइंग। जो भी आपको पच जाते हैं उसी में, क्योंकि इतना आपका अग्नि भी अच्छा रहता है एंड मौसम भी ठंड होता है ज़्यादा, शीशे ऋतु में ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें तो टॉलरेट ठंड होता है, उसको आप जो कुछ भी खाओ अच्छा हो जाता है आप फिर भी। लेकिन यहाँ पे दिन में सोना बिल्कुल मना है, क्योंकि हम ज़्यादा खाते हैं फिर सो गए, फिर अग्नि मंद हो जाता है, फिर ये इंडाइजेशन वैसा डिसीजेज हो जाता है। जो भी कारण यहाँ पे तो कोई वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना अपने अग्नि के अनुसार, जैसे कि मेरा अग्नि अलग रहता है, आपका अग्नि रहता है अलग रहता है। आयुर्वेद में यही कहा था मात्रा शिति है, मात्रा शिति मीन्स मात्रा अपना अग्नि को डिपेंड रहता है। मैं 2 रोटी खा सकता हूँ, आप 1 रोटी खा सकते, अपने बल के अनुसार जितने आप खाओगे, आपको भूख को देख के आप खा सकते, उसमें तो वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर दिवा स्वप्न रेस्ट्रिक्टेड है, दिवा स्वप्न नहीं करना। उसी में व्यायाम करने के लिए भी कहा था, क्योंकि उसी टाइम पे जो भी स्पोर्ट्स अगर ज़्यादा एक्टिविटी रहते हैं ना, जितने भी आप करो पसीना कम आता है, आपको जितने ऊर्जा भी कम नहीं होगा, क्योंकि उत्तम बल में होता है। ये कहते हैं व्यवहार भी कर सकते हैं, आहार भी आपको जो मर्जी है आप खा सकते हैं, लेकिन एट द एंड लिमिट, एवरीथिंग इज लिमिट इज देयर, वो लिमिट पर हम रहना चाहिए। तो ये सब को सर फास्ट फूड के लिए तो वैसे भी अलाउ नहीं है, अच्छा नहीं होता है, बट हेमंत ऋतु में थोड़ा ले चलेगा, ये वो आयुर्वेद में तो बताए भी है ना, ऋतु साथ में हो, अगर थोड़ा बहुत आप खा लेते तो साथ में हो जाता, आपका अग्नि आपको सपोर्ट करेंगे हेमंत ऋतु में। बाकी ऋतु में तो आपको ऐसा चांस नहीं ले सकता, ये है। और सर एक पॉइंट आपने यहाँ पे बताया दिवा स्वप्न, तो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि शिशिर, ये शिशिर है, हेमंत है, यहाँ पे दिवा स्वप्न एक्चुअली क्या होता है? दिन में जो हम सो जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा सो जाते हैं ना आराम से लंच करने के बाद, इसको हम लोग दिवा स्वप्न कहते हैं। तो सर उसी के बारे में बता रहे हैं। अभी जो सीजन्स चल रहे हैं इसमें हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन सर हमारी बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो घर में लंच का काम खत्म हो गया, बर्तन वर्तन साफ हो गए, उसके बाद फ्री हो जाते हैं 2-3 घंटे के लिए और आराम से सो जाती हैं। तो ये उनके लिए सर आप कुछ एडवाइस दीजिए। बिल्कुल मैम, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली ना जो भी ये ग्रीष्म ऋतु का अलावा कोई भी ऋतु में दिन में नहीं सोना, लेकिन जैसा कि बहुत वैसे लोग रात में बहुत काम करते हैं एंड दिन में भी जैसा कि हाउसवाइफ्स रहते हैं सुबह से काम करते रहते हैं, उसके लिए भी आयुर्वेद में ये कहा था, जैसे इसको हमने पावर नैप कहते हैं, ऑफिस स्लीप भी कहते हैं, जैसा कि वैसे उनको कहा था आयुर्वेद में, उसमें ना लेटना नहीं है। जैसा कि आप थोड़ा सा ऐसे एक चेयर ले लो, आप आराम से ऐसा बैठने से आपको जो इतनी थकावट ना, वो थकावट रिलीव हो जाता है। फिर वो आपको जितनी इमीडिएटली, तो बहुत लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि दिन में सोने से क्या होता है ना, कफ बढ़ जाता है जो ये बाकी ऋतु में। इसीलिए आयुर्वेद में दिवा स्वप्न स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रडिक्ट, ऐसे फ्यू कंडीशंस का अलावा, जैसे जब विष प्रयोग हो जाता है, जब अग्निमंद होता है, उसी टाइम पे दिवा स्वप्न के लिए बोलेंगे, लेकिन बाकी कंडीशन में कभी दिन में नहीं सोना। लेकिन इन जैसे लोगों ने सोने के लिए भी कहा था, रेस्ट लेने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हमने काम हो गए 2-3 घंटे सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा आधा घंटे वैसे एक थोड़ा सा वैसे चेयर जैसा कुछ लेके आप आराम से रेस्ट करने से जितनी आपको थकावट है ना, वो ऑटोमेटिकली मिट जाएगा, आप फिर रिचार्ज हो जाओगे, अपने काम में आप लगे रहते हैं। नाउअडेज इन ऑल IT कंपनीज आल्सो दे आर अडॉप्टिंग द सेम टेक्निक। अपने भी पुराना ओल्डन डेज में भी यही होता था, जो भी ऐसे लेटते नहीं है, जैसा कि एक वैसा चेयर होता था जैसे लेटते ना, स्लैंटिंग चेयर, हाँ उसी में होता था, आधा घंटा हो जाता था, फिर वो लोग अपने काम में रहते थे। दिस इज एडवाइजेबल, इवन क्लासिक्स में भी भेजा था, अपने ग्रंथों में भी लिखा गया था, इसको हमने आराम करना होता है, जैसे सोना नहीं है। सोना तो दिवा स्वप्न बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना, इससे बहुत डिसीजेस वैसा हो जाता है। एंड थोड़ा सा और भी चीज़ है, दिन में जो खाना हम खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए कहा था। रात में तो शतपथ गमनम कहा था, खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, लेकिन दिन में भी वही बताया
खाने के बाद तुरंत चलना भी मना किया आयुर्वेद ने। चलने को मना किया मतलब क्या, थोड़ी देर हम रेस्ट लेना इनका यही बताया गया। ये अडॉप्ट टेक्निक अडॉप्ट करने से बहुत बीमार हम इसको हमने रोक सकते हैं जी। तो ये है, आप लोग ये चीज अच्छे से समझ लीजिए कि रेस्ट लेना और स्लीप, सो जाना, दोनों बहुत ही अलग चीज है। आपको सोना नहीं है, पूरे नींद में नहीं जाना है, आपको बॉडी को रेस्ट देना है। तो जैसा सर ने बताया, मेरे नाना जी के पास भी एक ऐसी आर्म चेयर हुआ करती थी, हम लोग बचपन में देखा करते थे। तो ऐसे स्लैंटिंग वाली चेयर होती है, उस पर आप बॉडी आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर तक, लेकिन नींद आपको नहीं लेनी चाहिए। तो जब आप नींद ले लेंगे, आपके बॉडी में कफ दोष प्रकोपित होने लगेगा और बीमारियां पैदा करेगा। और जो खाना भी आपने खाया होगा ना, वो एकदम हैवी हो जाएगा, आपको बहुत भारी भारी फील होगा। तो ये चीज भी हमने सर से सीखी, बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन सर एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी काफी स्टाफ है जो नाइट ड्यूटी करता है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? जी मैम, जिसके लिए तो बहुत रिसर्च हुआ था, आयुर्वेद में जो वो अलग है, लेकिन अभी तो आयुर्वेद में तो वही बताया, 2 अन्न काल बताया, और दिन में भगवान तो हमको ऐसे डिजाइन किया था, दिन में काम करना है, रात में सोना है। लेकिन अभी तो MNCs आ गया, मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से, क्योंकि हमारा लोग अमेरिका का काम करना पड़ता है, तो हम तो दुनिया के साथ भागना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि रात में पूरा जो नाइट ड्यूटी करते हैं ना, उन लोगों ने जितने नाइट स्लीप नहीं होता है, उनको सुबह आते हैं तुरंत, कई लोगों के ऐसा आदत होता है तुरंत सो जाते हैं आते, क्योंकि इतने रात भर नींद नहीं होता है, तुरंत घर आ जाते हैं, सो जाते हैं, फिर कहे वो दोपहर में कभी उठते हैं, तब खाते हैं, नहाते हैं, कुछ करके तब खाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना है ऐसा करने से बहुत ऐसा लाइफस्टाइल डिसीजेस हो जाता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ऐसा डिसीजेस इसीलिए आ रहे थे आजकल। लेकिन ऐसा वाला क्या करना, रिसर्च में ये बताएगा, जैसा कि राइट में जितने टाइम उनको स्लीप नहीं है, वो तो सुबह आना, ब्रश करना, जो भी करके तुरंत खाना खाना चाहिए। सुबह खाना खा के, जो भी है जितने, तो खाना खा के जितने टाइम रात में नींद नहीं है ना, उतने में ऑफ, फॉर एग्जांपल नाइट इन्होंने 6 घंटे नहीं स्लीप में ड्यूटी किया, उसी का आधा खाना खा के, कुछ खा के खाली पेट में नहीं सोना, हाफ ऑफ द टाइम अगर वो सो गए ना, पूरा बॉडी रिचार्ज हो जाएगा, जैसे वो नेक्स्ट डे के लिए वो तैयार हो जाए। दिस मेनी रिसर्चर्स प्रूव्ड दिस। सेम आयुर्वेद में भी ऐसे कुछ रेफरेंसेस है, ऐसे करने से ना बीमार होगा, उनका जो डे टू डे लाइफ ऐसा चल जाता है। नहीं तो उनमें क्या होता है, सॉफ्ट ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि अब आप देखो, कभी कभी हमको नींद आता है, उसको हम फोर्सफुली रोकेंगे, हम कुछ नहीं होता, लेकिन कोई भी हमको ऐसे स्क्वीज कर रहा है जैसे फीलिंग आता है, उस टाइम पे क्या डैमेज होता है, अपनी हार्ट डैमेज होता है, जो भी विसरा हमने, जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो जाता है। उसके लिए नेक्स्ट डे सुबह आके हम खाना खाने से, सुबह थोड़ा खाना खा के तुरंत सोने से, वो जब रिलैक्स होने में लगता है बॉडी, काली पेट है तो फिर एसिडिटी बन जाता है ना, इतनी गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए आधा खाना खा के आधा टाइम, 6 आवर तो पूरा दिन भर कई लोग सोते हैं, दिस इज नॉट अगेन गुड प्रैक्टिस। आधा टाइम ऑल्सो सफिशिएंट दिन में, जितना कल नाइट नहीं, आधे करने से आप भी प्रैक्टिस करके देखना, जो भी नाइट ड्यूटी करेंगे ना, वो करके देखना, डेफिनेटली प्लेस ए मैजिकल रोल। आज सर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आप ये सारी बातें नोट करके रखिए। सच में जो लोग नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, 6 घंटे कर रहे हैं, 8 घंटे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह आप वापस जा रहे हैं रूम पे, ब्रश करिए, अपना दिनचर्या का जो कर्म है, नहाना धोना, वो सब कंप्लीट करिए, भरपेट खाना खाइए, उसके बाद आप उसका आधा समय रेस्ट करिए, यानी सो सकते हैं, रेस्ट भी नहीं, आप स्लीप ले सकते हैं। तो 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो 4 घंटा आप स्लीप ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी आपको नहीं सोना है, फिर दिन का वो दिवा स्वप्न उसमें आ जाएगा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग प्लान करिए। सो आई थिंक आज के बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और हमारे सारे व्यूअर्स भी आज बहुत बेनिफिट हुए होंगे सर की बातों से, और आप लोग भी अपने लाइफ में ये चीजें फॉलो करेंगे। और अभी जैसे कि ऋतु संधि चल रही है, धीरे धीरे आप जो काम कर रहे हैं उसको धीरे धीरे बदलिए, और आने वाला जो शरद ऋतु है उसके लिए प्रिपेयर करिए अपनी बॉडी को। तो इसी के साथ आइए हम सर को धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम में आए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में, और आगे भी हम आपको जरूर बुलाएंगे ताकि आप हमारी जनता को और बहुत अच्छी अच्छी बातें बता पाएं।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे कॉलेज में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस देंगे इसके बारे में। आपको ऋतु संधि के बारे में कुछ जानना है, ऋतुचर्या के बारे में जानना है, क्या क्या पूरी लिस्ट यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। कौन से ऋतु में कौन सा खाना आपको खाना चाहिए, किस तरह का पानी आपको पीना चाहिए, क्या क्या आपका डेली रूटीन मेंटेन करना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग आइए श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद, जो कि बेवर रोड पे बघार के पास उपस्थित है। और यहाँ पे सारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। सो इसी के साथ हम लोग आज का कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। सो तब तक आप लोगों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच।